Hi guys, welcome back to my channel, a bookworm aka कीड़ा। आई गेस ये काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं यू नो दैट दिस इज़ अ पेंडेमिक टाइम एंड वी ऑल हैव सो मेनी वर्क्स टू डू, और जिसके वजह से मैं शायद आप लोगों तक थोड़ा सा लेट पहुँची हूँ। बट मैं आपको आज मायूस नहीं करूँगी। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था और अलग अलग बुक्स के डिमांड भी आए हैं। तो बहुत पुराना एक डिमांड था, काफ़ी पुराना, रुपेश कुमार की बुक का था, वो पोटेंशियल बॉयफ्रेंड का, और मैंने डिसाइड किया कि इसी बुक को मैं आप सबके सामने आज रखूं। एक्चुअली बुक जो जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। रुपेश कुमार की एक और बुक मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू की थी एंड उसी की तरह ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोगों को भी शायद सुन के महसूस होगा ये बुक को कि स्टोरी इज़ नो डाउट इट वॉज़ अ वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी। ये स्टोरी जो है यह एक लड़के वरदान की है। वरदान एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसका एक ऑब्सेशन है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, कॉलेज का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है। बट इसका एक ही ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन है कि मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करूं किसी भी हाल में। 13 गर्लफ्रेंड्स बनने के बावजूद भी ये वो काम नहीं कर पा रहा है किसी भी हालत में। लास्ट गर्लफ्रेंड जो इसकी सौम्या है, सौम्या के साथ भी इसने कोशिश करी कि किसी तरीके से वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करे, बट सौम्या ने कहा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। और वरदान को लगता है कि शादी वगैरह कुछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके घर में वो अपने मम्मी पापा की शादी को टूटते हुए हर दिन दिखता रहा है। इस दौरान फाइनली जो है अपने आप को एक मझधार में एक्चुअली पाकर फाइनली वरदान डिसाइड करता है कि अब वो कुछ कोशिश ही नहीं करेगा। तो वो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के पास पहुंचता है, सेजल और आदित्य के पास। सेजल उस कॉलेज में नहीं पढ़ती है, बट वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और आदित्य वो उसी के साथ ही उसी का बैचमेट है। जब वरदान अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो सेजल बोलती है कि तुम यहीं पे तो गलती करते हो वरदान, कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्स और वर्जिनिटी लूज़ के बारे में सोचते हो, जबकि ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को सिर्फ सेक्स और वर्जिनिटी लूज़ पर ही है। अगर ये चीज़ होना होगा तो हो जाएगा, बट यू नीड टू बी अ पोटेंशियल बॉयफ्रेंड। जब तक तुम पोटेंशियल बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे, जो एक लड़की का सपना होता है, तब तक तुम्हारा ये सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वरदान कहता है क्या बकवास करती हो तुम सेजल। तो सेजल कहती है कि अगर तुम लोग को नहीं सुनना है दैट्स योर प्रॉब्लम, बट सच्चाई यही है। खैर ये दिन आया जाया हो जाता है। अगले सेमेस्टर में अच्छा लेट पहुंचता है वरदान। आदित्य कॉल कर करके उसको परेशान कर देता है, बहुत कूदते फांदते जिस तरीके से भी हो के वरदान अपने कॉलेज में पहुंचता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद वो एक लड़की को देखता है जो कि नई आई हुई होती है। उसका नाम है नित्ति। नित्ति जो है दूसरे स्ट्रीम की थी, बट ड्यू टू चेंज ऑफ हर सब्जेक्ट वो अपने आप को शिफ्ट कर लेती है वरदान के स्ट्रीम में। पता चलता है कि नित्ति टॉपर है, और नित्ति को पहली दफ़ा देखकर ही वरदान को फील होता है कि इसमें कोई तो बात है, और वो चाहता है नित्ति कि नित्ति वो उसको नोटिस करे। तो वो उसके एक फ्रेंड के साथ हमेशा उसको देखता है, और वो लड़की भी वरदान की ही कॉमन फ्रेंड होती है एक्चुअली में। तो वो लड़की बोलती है कि नित्ति बहुत ही अच्छी लड़की है एंड शी इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ अलग लड़की। तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपनी फ्रेंड से बोलता है कि प्लीज़ तुम किसी भी तरीके से नित्ति से मेरी बात कराओ। तो वो लड़की उसको प्रॉमिस करती है, अच्छा बात तो मैं करवा दूँगी, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोलता है कि तुमको जो चाहिए तुम ले लेना, पर सबसे पहले मुझे पहले उस लड़की से बात करवा दो। तो वो उससे बात करवाती है, जाके किसी भी तरीके से कैंटीन में उसको बिठाती है, उससे बात करवाती है, एंड फाइनली देन आफ्टर दोनों में बातचीत शुरू होती है। नित्ति से बात करने के बाद वरदान को पता चलता है कि नित्ति इज़ अ टॉपर, और वो वरदान को जानती है क्योंकि वरदान एक हैंडसम प्लस रिच लड़का है जो कि कॉलेज का काफ़ी एक कह सकते हैं हंक टाइप का। तो नित्ति उसको जानती भी है। वो जनकपुरी में रहती है अकेले अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में। तो वरदान को लगता है कि चलो देखते हैं अब इसके साथ कौन सा नया मैं कर सकता हूँ। बट नित्ति के साथ उसके दिन जब धीरे धीरे बीतने लगते हैं तो उसको एहसास होता है कि वो सेक्स से कहीं ज़्यादा वो उसके साथ रहना उसको पसंद है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहे। वो ऐसा लगता था उसको देखकर कि नित्ति कभी उसे दूर ना जाए,
इस तरीके की फीलिंग्स उसको हमेशा नीति को देख कर आती थी। नाउ देन आफ्टर होता ये है कि धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती है। वरदान जो है हमेशा नीति की पढ़ाई में मदद करता है, उसके अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे उसकी मदद करता है पढ़ाई में, और दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक दिन नीति के बर्थडे के दिन उसको इम्प्रेस करने के लिए एक दिन पहले वरदान उसको मैसेज करता है कि टुमारो इज़ योर बर्थडे, तो कल का दिन तुम मेरे साथ ही रहोगे। नीति बोलती है ओके। तो वो बोलती है लेकिन जहाँ पर केक तुम्हारे साइज़ का होना चाहिए। नीति ये डिमांड करती है। वरदान सोचता है कि ये कैसा डिमांड है कि केक मेरे साइज़ का होना चाहिए। तो वो बिना कुछ सोचे बोलता है ओके ओके फाइन फाइन आई विल हैंडल इट। अगले दिन सारे फ्रेंड्स सेजल, आदित्य और नीति की जो फ्रेंड है और वरदान, ये लोग सबको एक साथ पहुंचते हैं एक जगह पे। तो नीति सबको रोकती है। नीति सबको रोक के बोलती है कि हम लोग रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, मैं तुम सबको कहीं और लेके चलूँगी। सब कुछ सोच में पड़ जाता है कि लेके कहाँ जाना चाह रही है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जहाँ पे ले चलना चलो। जाने के बाद पता चलता है कि नीति एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है और वो अनाथ बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हर साल पसंद करती है। ये बात देखकर सेजल को बहुत अच्छा लगता है, बट आदित्य और वरदान को दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का प्लान था कि उसी दिन, बर्थडे वाले दिन ही वरदान नीति को प्रपोज करे, पर ये चीज़ हो नहीं पाता क्योंकि नीति इतना ही बिजी रहती है कि वो उसको देख ही नहीं पाती है कि वरदान क्या करना चाह रहा है। एक दिन कुछ इंसिडेंट के तहत अचानक से वरदान नीति को किस कर देता है। इस बात से नीति हमें शैटर्ड हो जाती है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, और वो वरदान से बातचीत करना बंद कर देती है बर्थडे वाले दिन ही। तो अचानक से उसको ये फील होने लगता है कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है। वरदान को फील होने लगता है, उसको लगता है कि मैं तो नीति के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे से ये गलती हो कैसे गई। वो बहुत कोशिश करके नीति को मनाता है, बहुत कोशिश करता है, किसी भी तरीके से कोशिश कर करके फाइनली नीति मानती है और उसको एक और चांस देने की सोचती है। इस दौरान अचानक से नीति एक दिन बताती है वरदान को कि वो अपने नाना नानी के पास जाना चाहती है, क्योंकि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना चाहती है। वो हर साल वहाँ पे जाती है, चंडीगढ़ जाती है, और वहीं पे दिल्ली में वो एनजीओ के बच्चों के साथ कुछ दिन स्पेंड करके उसके बाद वो वहाँ से चंडीगढ़ जाएगी दिल्ली से निकलने के बाद। तो वरदान को लगता है कि वो कितने दिन में वापस आएगी। वो बहुत अजीब सा फील करने लगता है, उसको लगता है कि फिर से तुम जा रही हो, कैसे हो सकता है। मतलब अंदर से ही वॉज लाइक, वो उसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एक ये वही लड़का वरदान है जो कि लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। बट इस बार उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग थी, बहुत ही कह सकते हैं कि रियल थी, जो कि एक्चुअली में हर रिलेशनशिप में होती है कि हम देखे बिना रह नहीं पाते हैं, हम उसके बिना जी नहीं पाते हैं। अगर दिन में एक बार हम उसको ना देख लें तो मन नहीं भरता है। दिस हैपन्स इन एवरी रिलेशनशिप, चाहे आपके अगल बगल कोई भी हो, बट जब तक आप वो चेहरा एक बार पूरे दिन में ना देख लो, आपको लगता है कि आपकी दुनिया कंप्लीट नहीं है। सेम ये चीज़ें वरदान और नीति के साथ भी होने लगी थी। नॉट इन द साइड ऑफ नीति, बट वरदान के साथ तो डेफिनेटली हो रही थी। नीति चली जाती है और वरदान उसके बिना एक दिन नहीं रह पाता है, और वो भी फ़्लाइट के टिकट्स करवाता है और चला जाता है। चले जाने के बाद वहाँ वो नीति से मिलता है, तो नीति इसको देख के बहुत खुश होती है और फिर बोलती है एक ही होटल में अलग अलग रूम्स में दोनों रहते हैं। वरदान वहाँ पे भी नीति के साथ एनजीओ में अपना टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पे उसके साथ बैठता है, सब कुछ नॉर्मली। क्या होता है कि एक दिन वहीं पे वो दोनों होटल में रहते हैं, और होटल में रहने के बाद वरदान अचानक से तो कुछ उसको याद आता है। जैसे ही वो नीति के रूम में जाता है होटल के, वहाँ देखता है कि नीति साड़ी पहन के शीशे के सामने खड़ी हुई है। वो उसको देख के शॉक्ड हो जाता है, उसको लगता है जैसे नीति इज़ लाइक ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत नीति। तो वो उसको देखता ही रह जाता है, एकदम देखता रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, और अचानक से उसका करीब आने लगता है। करीब आने के बाद नीति कुछ समझ नहीं आता। नीति कहती है कि क्या हुआ वरदान, मैं तो तुम्हारे पास आ ही रही थी, देखो मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जैसे कि हर लड़की एक्चुअली साड़ी पहन के केयर करती है, सेम नीति का भी इंटेंशन रहता है। वरदान पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो नीति से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लाइफ के 15 मिनट मांग रहा हूँ,
क्या मुझे वो 15 मिनट मिलेगा? उस 15 मिनट में, वो 15 मिनट एक्चुअली नीति और वरदान की लाइफ का एक टर्न पॉइंट कह सकते हैं आप लोग। वरदान अपने आप आपा खो देता है और धीरे 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 उसका इंटीमेट होने लगता है। नीति भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, बट अचानक से वरदान को ख्याल आता है कि ये वो क्या कर रहा है, ऐसा वो कैसे कर सकता है, और वो उसको छोड़ के चला जाता है। इधर नीति को भी जब होश आता है, वो जब वरदान को जाते हुए देखती है, वो बहुत चिल्लाती है, बहुत गुस्सा होती है, बोलती है कि तुम्हारे अभी भी 4-5 मिनट बाकी है, अगर कुछ करना बाकी है तो वो भी कर लो, और वो उसके ऊपर दरवाजे पर मुंह पटक लेती है। वरदान को फील होता है कि जैसे कि नीति को उसने हमेशा के लिए खो दिया। वरदान वापस अपने घर आ जाता है। नीति अपने मम्मी पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे चली जाती है। कुछ दिन तक नीति कॉलेज में दिखती नहीं है और वरदान को बहुत अजीब लगता है। उसको लगता है कि जैसे उसने उसको खो दिया हो। किसी भी हाल में वो किसी भी तरह से एक्चुअली में कॉलेज में आता था। धीरे धीरे उसको दिखता है कि नीति वापस आ रही है, नीति कॉलेज आने लग रही है, बट उसको समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे, नीति को वो वापस कैसे पाए। तो उसका फ्रेंड आदित्य उसको सजेस्ट करता है कि देख, गलती हर इंसान से होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से तुझे उससे बात करनी चाहिए, अब बात करो, और अगर कुछ गलत लगे तो देन यू कैन मेक इट आउट। तो उसके बाद वो बहुत कोशिश करता नीति से कॉलेज में बात करने की, लेकिन नीति वहाँ पे बात नहीं करती है। फाइनली जनकपुरी में जहाँ पे नीति रहती है, वो उस दिन सोच लेता है वरदान कि वो उसके घर जाएगा और वहाँ पे उसको मना के तब वापस आएगा। अब पहुँचता है नीति के घर वरदान। जैसे ही नीति दरवाज़ा खोलती है, वो सामने वरदान को देखती है, तो वो दरवाज़ा लगाने लगती है। वरदान बोलता है कि तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो नीति, मेरे से गलती हुई, मैंने मान लिया, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। नीति कुछ नहीं कहती है। फाइनली वरदान अंदर आता है। वरदान अंदर आकर देखता है कि नीति अपना काम कर रही होती है। बहुत कुछ बोलने के बाद वो बार बार सॉरी 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 बोल के फाइनली नीति बर्स्ट आउट हो जाती है, रोने लगती है। बोलती, तुमको पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमने कभी जानने की कोशिश करी? तुमको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे से प्यार करते हो। मुझे लगा कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे प्रपोज़ करोगे। मैंने इस चीज़ का भी वेट किया है वरदान। तुमको मैं कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो तुमको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? वरदान को अपने कान पे बिलीव नहीं होता। उसको लगता है कि नीति कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकती थी। उसको हमेशा से ये फ़ील होता था, पर वो जानता ही नहीं था एक्चुअली कि नीति भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वरदान उससे प्यार करता है। अब फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका रहता है। दोनों एक दूसरे को ये समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। फाइनली सब कुछ ट्रैक पे आ जाता है। अब दोनों साथ साथ में घूमते हैं, सबको तो पता भी चल जाता है दैट दे बोथ आर इन रिलेशनशिप। सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं आपको एक इंसिडेंट बताना भूल गई एक्चुअली में। जब इन दोनों की फ्रेंडशिप के टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में वरदान जब कोशिश करता है नीति को हमेशा अपने पास रखने की, तो नीति को काफ़ी बारिश बहुत पसंद थी। तो नीति बोलती है कि मुझे हमेशा गाड़ी में घूमना पसंद नहीं है, अगर तुमको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो यू नीड टू वॉक विथ मी इन रेन। वरदान कहता है, अरे बारिश में भीगने की क्या ज़रूरत है यार, ऐसे भी तो चल सकते हैं, गाड़ी में चलो। तो नहीं नहीं, चलो भीगते हुए जाएंगे, वहाँ सामने चाय की टपरी है, वहाँ पे चाय पियेंगे, वहाँ पे बैठेंगे। अब इस दौरान क्या होता है कि वहाँ पे दोनों भीगते भीगते पहुँचते हैं, चाय पीते हैं। एंड दैट टाइम वरदान क्योंकि रिच फैमिली से रहा है, तो उससे कभी रेस्टोरेंट के अलावा कभी सोचा ही नहीं। तो पहली बार वो चाय के एक छोटे से शॉप में चाय पीता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ पे क्योंकि नीति एनजीओ से जुड़ी हुई है, तो नीति एक छोटे से बच्चे को उस चाय के शॉप पे देखती है। उसको देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है एक्चुअली, ये यहाँ पे काम क्यों करेगा, आखिर किस लिए? और उसकी लड़ाई एक्चुअली टी शॉप वाले से हो जाती है। पुलिस वगैरह बहुत कुछ हो जाता है, दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। क्योंकि नीति एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी,
उसके जो चाचा रहते हैं वो एमएलए रहते हैं, और उसके कज़न जो रहते हैं वो भी पॉलिटिक्स से ही रहते हैं। तो वो लोग उसकी हेल्प आउट करते हैं, हेल्प करके चाय वाले को भी जेल पहुंचाते हैं, बच्चे को भी बचाते हैं, हर चीज़। ये इंसिडेंट के बाद वो जो उसका कज़न रहता है, वो कज़न इसको जानने लगता है, वरदान को जानने लगता है। वरदान को जानने के बाद उसको भी वरदान अच्छा ही लगता है एक्चुअली। तो खैर ये इंसिडेंट जो है, ये इंसिडेंट बीता हुआ इंसिडेंट रहता है। अभी तो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं। अचानक से एक दिन पता चलता है कि उसके पापा आ रहे हैं, नीति के पापा आ रहे हैं। तो वो वरदान के पास रोने लगती है। तो वरदान का वो फ़ोन नहीं उठाती है, वरदान का फ़ोन रख देती है। इस बात से वरदान काफ़ी डर जाता है। बहुत देर बाद शाम के टाइम में वरदान के पास उसका मैसेज आता है कि नाउ आई एम ओके, यू कैन कम टू माई होम। तो वो उसके पास पहुंचता है। वहाँ पे देखता है कि नीति वहीं पे है। तो नीति को बोलती है कि चलो नीति, चलो बाहर घूम के आते हैं। दोनों बाहर घूमते हैं। घूमते दौरान ये पता चलता है वरदान को कि नीति की माँ ने सुसाइड किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पापा का किसी और के साथ अफेयर था। इस बात से वो हमेशा अपने पापा से नाराज़ रही है, अपने भाई से नाराज़ रही है। वो लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए हरियाणा, लेकिन ये वापस नहीं जाना चाहती। नीति बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। तो ये पूछती है नीति वरदान से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरे साथ वही करोगे जो कि मेरे पापा ने करा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा। फिर दोनों फाइनली, जैसे हर लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। फाइनली दिन बीतने लगते हैं। वो दिन भी आता है जब ऑफिशियली दोनों का कैंपस सिलेक्शन होने रहता है इस कॉलेज में। अब कैंपस सिलेक्शन के दौरान, कैंपस सिलेक्शन में हमारा वरदान का जो है कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसको अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना रहता है अपने पापा के साथ। लेकिन नीति को रहता है। नीति को फाइनली कहीं पे एक जगह पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। फाइनली सब सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट सेमेस्टर लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के पहले सब कोई बाहर खड़े हुए रहते हैं कि चलो ठीक है, अब एग्ज़ाम के बाद फाइनली वी विल बी मूव ऑन, और सब कोई अपने अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम के दौरान जब सब कोई अंदर घुस रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन जमा करना रहता है। अब जमा करने के दौरान क्या होता है कि नीति चली जाती है वॉशरूम, और बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो लोग चले जाते हैं अंदर, इंक्लूडिंग वरदान। वरदान जो है नीति को लास्ट मैसेज करता है कि जल्दी आ जाओ बेबी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, मैं अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। सो इधर क्या होता है कि चली जाती है नीति, एग्ज़ाम के रूम में भी आती है, पर वो वरदान की तरफ देखती भी नहीं है और वो चली जाती है। उसके बाद से लेकर जितनी बार भी वो कॉल मैसेज करता है, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है, मैसेजेस पहुंचना भी बंद हो जाते हैं। समझ ही में नहीं आता है इसको कि करे तो करे क्या अब। फाइनली बुरी तरीके से वरदान पागलों की तरह करने लगता है। वो उसके अपार्टमेंट में जाता है, अपार्टमेंट में देखता है अपार्टमेंट बंद है। उसको लगता है ऐसा क्या हो गया, कहीं उसे घर से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से नीति उसको छोड़ के चली गई। पर उसने तो कोई गलती की ही नहीं, ऐसा उसने क्या किया। मतलब पागलों की तरह वो करने लगता है, पागलों की तरह वो करने लगता है। दिन बीतते रहते हैं पर नीति का कोई अता पता नहीं है। उसको लगता है कि नीति अब उसको छोड़ के जा चुकी है, पर वो बोलता है कि मैं नीति का हमेशा वेट करूँगा। उसके फ्रेंड्स उसको बहुत समझाते हैं। इस दौरान आदित्य का कहीं और ट्रांसफ़र होना रहता है। आदित्य बोलता है मैं छोड़ देता हूँ काम, मैं यहीं पे रहूँगा तेरे साथ, यहीं पे कहीं ना कहीं तो जॉब मुझे मिल ही जाना है, ऐसा नहीं है यार, मैं तो आईआईटी का स्टूडेंट हूँ। बट वरदान उसको समझाता है कि देख ऐसा नहीं है यार, तू जा, मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वापस तू वापस आ जाना। साल बीत जाते हैं। साल बीतने के साथ धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। कहीं ना कहीं अब वरदान भी उसको होप खो देता है कि वो नीति को कभी वापस पा सकेगा या नहीं। इवन उसने उस कज़न से भी बात कर ली होती है, जिस कज़न ने उन लोगों को पुलिस स्टेशन से निकालने में हेल्प की होती है।
वहाँ पे उसको पता चलता है कि नीति ने उसको एक बार मैसेज किया था और वो बहुत रो रही थी कि वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती ये बात उसको कभी नहीं पता चलता। वो कहाँ गई है ये बात भी उसके कज़न को नहीं पता रहता है। बट किसी तरीके से एक दिन नित्ति की जो फ्रेंड रहती है जिसने आपके वरदान के साथ उसको मिलवाया था, अचानक से उसके बर्थडे वाले दिन, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी क्यूट इंसिडेंट। एक्चुअली हर साल नित्ति के जाने के बाद वरदान जो है उसका बर्थडे उसी एनजीओ में सेलिब्रेट करता है जहाँ पे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी उन्हीं बच्चों के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद नित्ति उन्हीं सब के बीच में है, क्योंकि वो तो कुछ जानता ही नहीं है कि नित्ति है कहाँ। उसी दौरान जब सेजल आदित्य हर साल आता है उसके लिए, और उसकी नित्ति की जो फ्रेंड है वो लोग जब वहाँ पे थे, अचानक से नित्ति की फ्रेंड को याद आता है कि उसको कुछ उसको बताना है। तो वो जाती है। जाने के बाद वरदान को बोलती है, वरदान तुमको पता है एग्ज़ाम के पहले वाले दिन तुमको मैं एक बात बताना भूल गई थी। तो वो बोलता है क्या, कि वो एग्ज़ाम के पहले भी नित्ति दिव्या के साथ बाथरूम गई थी और फिर दिव्या के साथ ही वो इस कॉलेज से भी निकली थी। अचानक से वरदान को लगता है कि व्हाट, दिव्या तो वही है जो उसकी कभी गर्लफ्रेंड रही है और वो वरदान के लिए ऑब्सेस्ड थी। अब उसको सारा माजरा समझ में आता है। वो गुस्से से एकदम जाता है दिव्या के घर में, वहाँ जाके पूछता है कि तुमने नित्ति से क्या बोला था, तुमने नित्ति को क्या बोला है। तो वो बोलता है कि वो बोलती मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला भाई, वैसे वो तुमको तुम्हारे लिए बनी नहीं है यार, वो लड़की सही नहीं थी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। तुमने कुछ बोला है मुझे बताओ, तुमने क्या बोला है। वो उसको एक पिक्चर दिखाती है जिस पिक्चर में जस्ट ओनली शर्ट का एक हल्का सा बटन खुला रहता है। उस बटन को, वो फ़ोटो वो लेकर अपने साथ दिव्या ने दिखाया होता है नित्ति को, और उसने कहा होता कि नित्ति तुम पर वरदान तुमको चीट कर रहा है। इस बात, क्योंकि नित्ति बहुत प्यार करती है वरदान से, उसको लगता है कि ये भी चीटर है और इसीलिए वो इस चीज़ को सह नहीं पाती है और वो दिल्ली छोड़ के चली जाती है। अब वरदान को लगता है कि ये क्या हो गया, अब उसको कहाँ खोजें। वो सारे होप खो देता है। सारे होप खोने के बाद वो चंडीगढ़ में भी जाता है। उसको लगता है कि शायद उसके दादा दादी के पास उसकी कोई खबर हो, कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास, किसी के पास कोई खबर होगी, पर उसको कहीं पे कोई खबर नहीं मिलती। इवन उसके घर पे भी उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। फाइनली एक दिन किसी काम से वो स्टेशन पर बैठा हुआ रहता है। स्टेशन पर बैठे रहने के बाद उसको, वो सर झुका के बैठा रहता है। उसको लगता है कि अब उसके लाइफ में कोई होप नहीं रह गया है। काम तो वो करने ही लगता है। इवन उसके पापा के साथ भी उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नित्ति की वजह से, जो कि काफ़ी ख़राब थे। लेकिन अब वो रिलेशनशिप भी उसका बहुत अच्छा हो जाता है। वो बैठा रहता है किसी काम से स्टेशन पर। अचानक से उसको फील होता है कि जैसे कुछ बच्चे दुकान पर खड़े हुए हैं एक लड़की के साथ। वो जैसे ही सर उठाता है देखता है वो नित्ति है। नित्ति को देखकर उसको गूज़बम्प्स आते हुए थे नित्ति, और वो वहाँ से दौड़ते हुए नित्ति के पास पहुँचता है। नित्ति जैसे ही वरदान को देखती है, वो रोते रोते वो वरदान के गले लग जाती है। वो कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई वरदान, मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे से प्यार नहीं करते, तुम मुझे चीट कर रहे थे। तब जाके वरदान उसको सारा इंसिडेंट पूरी तरीके से बताता है। बताने के बाद दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, और उसके बाद वो ले जाता है हमारे राइटर रुपेश के पास, जिस रुपेश ने उसको वादा किया था कि मुझे अधूरी कहानियाँ नहीं पसंद है। जाने के बाद वो नित्ति को उससे मिलवाता है। रुपेश उसकी कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड दे गॉट इंगेज्ड। फाइनली नित्ति और वरदान की इंगेजमेंट हो जाती है। सेटलमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और यही पे स्टोरी हमारी ख़त्म है। वेल ये स्टोरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ जो पढ़ी हैं, मोस्ट ऑफ ऑल सारी अधूरी रहती हैं। जब कोई लव स्टोरी पूरी होती है तो अंदर से लगता है कि येस दिस इज़ अ स्टोरी, और मुझे अच्छा लगा इसीलिए कि ये लव स्टोरी पूरी थी। सही बात है, रुपेश ने ये बात कही थी एंड मैं रुपेश के साथ ही हूँ कि येस, वो स्टोरीज़ हमेशा अच्छी लगती है जो स्टोरीज़ पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टोरीज़ अधूरी रहती है वो सच्ची नहीं होती, वो भी सच्ची रहती है। पर कहते हैं ना, इंसान इंसान का खेल है, इंसान को अपना अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छा लगता है जो उसको पसंद है। खैर गाइस, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ द डे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को सुने, और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप लोग इस बुक को पढ़ भी सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है।
थोड़ा सा टाइम निकालिए, पढ़िए, यू विल फाइंड इट वेरी गुड। और अगली स्टोरी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन बाय, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय गाइज़।